स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकेंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है परिचय, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। तो हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो जो समष्टि होता है यानी कि इसका इंग्लिश वर्ड होता है मैक्रो, जो कि ग्रीक शब्द मैक्रो से मिलकर बना है। यहाँ देख सकते हैं ग्रीक शब्द मैक्रो से मिलकर यह बना है समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो होता है MACRO, मैक्रो, जो कि ग्रीक वर्ड मैक्रो है उससे मिलकर बना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। इसका जो अर्थ होता है वह होता है बड़ा, यानी कि मैक्रो मतलब बड़ा, यानी कि संपूर्ण। अब हम लोग देख लेते हैं परिभाषा समष्टि अर्थशास्त्र की। तो आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कि जो आर्थिक विश्लेषण होती है उसकी वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो जैसे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, कुल उत्पादन, कुल निवेश, कुल बचत, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या फिर विषय वस्तु। तो पहला है समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है आर्थिक वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। दूसरा मुद्रा सिद्धांत, तीसरा सामान्य कीमत स्तर, चौथा रोजगार का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पांचवा भुगतान शेष। फिर दूसरा हमारा है समष्टि आर्थिक नीतियाँ, यानी कि समष्टिगत आर्थिक नीतियाँ, जिसके अंतर्गत राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को रखा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र का महत्व, यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला है कि अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में आसानी होती है। दूसरा आर्थिक नीति निर्धारण में उपयोगी होता है। बेरोजगारी के अध्ययन, राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। व्यापार चक्र के अध्ययन में सहायक होता है और व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को समझने में उपयोगी होता है अर्थशास्त्र। और है मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह यह टॉपिक हुआ समाप्त। हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है उसे कहा जाता है एडम स्मिथ को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने स्कॉटलैंड के निवासी हैं एडम स्मिथ, एवं ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उस समय अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था पर जोर होता था। व्यक्ति स्वयं को निजी हित को ध्यान में रखकर निर्णय, न कि मानवता के लिए। अतः संपूर्ण देश में धन या कल्याण के बारे में अलग से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी उस समय। अगला टॉपिक हमारा समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता। तो क्या आवश्यकता है, तो पहला है कि कुछ मामलों में बाजार यानी कि मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र विद्यमान नहीं होते हैं, और कुछ मामलों में बाजार जो है वह विद्यमान होता है लेकिन मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ उत्पादन करने में असमर्थ होती हैं। तीसरा है कुछ मामलों में संपूर्ण समाज को निर्णय लेना पड़ता है, जैसे रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। अगला है भारत के संदर्भ में क्या है, तो बेरोजगारी को दूर करना, सभी नागरिकों को शिक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा देना, देश को प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु। अगला टॉपिक हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। तो जो जॉन मेनार्ड किन्स है ब्रिटिश अर्थशास्त्री, उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किया था और पुस्तक इन्होंने लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित किया गया था। और किन्स के पूर्व के अर्थशास्त्री जो थे क्लासिकल विचारधारा, उन्होंने अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, काम करने के इच्छुक सभी श्रमिकों को रोजगार, पूर्ण क्षमता से काम देना आदि कहे थे। 1929 में विश्वव्यापी महामंदी आई थी पूरे दुनिया में,
और यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई और वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी हुई और बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई थी तथा इसी अवधि में कुल उत्पादन में लगभग 33% की गिरावट आई थी। अगला टॉपिक हमारा है बेरोजगारी की दर, यानी कि बेरोजगारी की दर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला है कुल काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या लेकिन काम नहीं करते हैं, डिवाइड करना है काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या और काम करते हैं, तो बेरोजगारी की दर ज्ञात हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता, यानी कि आर्थिक भूमिका अदा करने वाले लोग। तो इसमें सरकार है जो राज्य एवं वैधानिक निकाय, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और आदि। अगला टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। तो संपूर्ण देश व जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अल्प विकसित देश, यानी कि जो विकसित हो रहे हैं अभी, यानी वहाँ पे कृषि की प्रधानता पाई जाती है और श्रम परिवार के सदस्यों द्वारा होता है। या कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग जो है परिवार द्वारा उपभोग किया जाता है और भूमि का स्वामित्व नहीं होता है। वहाँ किसानों के पास जो है पूंजी स्टॉक में वृद्धि नहीं होती है। अगला टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र या फिर संरचना, यानी कि अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अनेक विकासशील देशों में उत्पादन की इकाइयाँ विद्यमान होती है और वह पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन निम्न 4 क्षेत्रों में होता है। पहला क्षेत्र है परिवार या फिर घरेलू क्षेत्र, जिसे कि हाउस होल्ड सेक्टर कहा जाता है। तो परिवार से आशय व्यक्तिगत उपभोक्ता अथवा व्यक्तियों के समूह से होता है जो उपभोक्ता संबंधी निर्णय संयुक्त रूप से लेते हैं। दूसरा पॉइंट है परिवार द्वारा जो है वह बचत की जाती है एवं सरकार को कर अदा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं में योगदान के बदले भुगतान की प्राप्ति की जाती है, जो कि भूमि के बदले किराया, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और साहसी को लाभ दिया जाता है। दूसरा क्षेत्र है उत्पादक या फिर व्यावसायिक क्षेत्र, जिसे कि फर्म कहा जाता है। तो यह जो है वह उत्पादन की इकाइयों को फर्म कहा जाता है और फर्म के कारोबारों का संचालन उद्यमियों द्वारा किया जाता है और उद्यमी जो होते हैं वह बाजार से साधनों का क्रय करके उद्यम का संचालन करते हैं और उद्यमी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके लाभ कमाया जाता है और उद्यमी जोखिम एवं अनिश्चितता को सहन करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम। तीसरा क्षेत्र है सरकार, यानी कि राज्य, जिसे कि गवर्नमेंट सेक्टर कहा जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है, तो कानून बनाना और उसे लागू करना तथा न्याय दिलाना और कर लगाना एवं आधारभूत संरचना का विकास करना। उत्पादन कार्य भी किया जाता है और स्कूल, कॉलेज एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। चौथा है बाह्य क्षेत्र, जिसे कि विदेशी सेक्टर, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर या फिर फॉरेन सेक्टर कहा जाता है। तो यह जो है वह निर्यात करता है, घरेलू वस्तुओं का शेष विश्व को विक्रय किया जाता है और आयात करते हैं तो शेष विश्व से वस्तुओं को खरीदा जाता है और विदेशी पूंजी का प्रवाह तथा विदेशों में पूंजी का निर्यात भी किया जाता है। इस तरह हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।